हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड शाइन। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स फॉर बीकॉम फॉर सेमेस्टर। और ये क्वेश्चंस ये नहीं कि केवल बीकॉम वाले बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि बीबीए और सीए के स्टूडेंट्स जो हैं, जो इनकम टैक्स का पेपर पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपके जो एग्ज़ाम की जो डेट शीट है वो रिलीज़ हो चुकी है। जो इनकम टैक्स का पेपर है बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का, ये 14 अगस्त को है। तो कुछ बच्चे बड़े परेशान हैं कि क्या किस तरह से तैयारी करी जाए इनकम टैक्स की, या कौन से क्वेश्चंस को पढ़ा जाए जो हमारे एग्ज़ाम में आ जाएं और हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें। तो उन्हीं बच्चों के लिए आज मैंने एक वीडियो बनाई है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आइए एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके चैप्टर 1 में है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि असेसमेंट ईयर है, ये आपने पढ़ा ही होगा। इट इज़ द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन द 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सो असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का पीरियड होता है, जो हर साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है? इट इज जस्ट द फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली स्टार्टिंग द प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला जो ईयर होता है उसको हम प्रीवियस ईयर कहेंगे। पर्सन पर्सन में हमारे बहुत सारे चीजें आती हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल भी आता है, एक एचयूएफ भी आता है, एक एओपी, बीओवाई, आर्टिफिशियल पर्सन, ये सभी हमारे पर्सन में आते हैं। असेसी, असेसी को आप डिटेल में पढ़ेंगे। असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स। इनकम, इनकम इज द any profit or gain which you are arising. Casual income, it is the unexpected income. Agriculture income, you know very well what is the agriculture income. कौन सी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम हमारी एग्जेम्प्टेड होती है इनकम टैक्स के में। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, एंड डेफिनेटली दे विल कम। इसमें लास्ट टॉपिक है ग्रोस टोटल इनकम। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द ग्रोस टोटल इनकम। इट इज द समेशन ऑफ ऑल द 5 हेड्स ऑफ इनकम, एंड द लास्ट वन इज द टोटल इनकम। टोटल इनकम, इट इज द total gross total income minus deductions under section 80C to 80U. So ये टॉपिक आप पढ़ के जरूर जाइएगा, और ये मैं गारंटी लेती हूँ कि ये टॉपिक्स आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जेम्प्टेड इनकम, एक्सप्लेन एनी 10 एग्जेम्प्टेड इनकम। तो आपने पढ़ा ही होगा इनकम टैक्स में कि कौन कौन सी इनकम ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम हमारी टैक्स फ्री होती है। उसके बाद हमारा एक पार्टनर का जो शेयर होता है एचयूएफ में, है ना, एक किसी फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, तो वो भी हमारा एग्जेम्प्ट होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आराम से पढ़ के जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक एंड एडिशनल कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड द नॉन रेजिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और ये थ्योरी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने पढ़ा ही होगा, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं जो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट को और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना। उसके बाद है, व्हाट इज सैलरी एंड व्हाइट आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द सैलरी, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो इसमें आप सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपके अलाउंसेस भी आते हैं, परक्विस्टीज भी आती हैं। ठीक है, और बोनस, कमीशन, ये सभी हमारा सैलरी का पार्ट है। तो अगर हम अलाउंस में बात करें तो अलाउंसेस के अंदर व्हाट डू यू मीन बाय अलाउंसेस, व्हाट आर द टैक्सेबल अलाउंसेस एंड व्हाट आर द टैक्स फ्री अलाउंसेस, वो आप देख लीजिएगा इसमें। और परक्विस्टीज में भी हमारी 3 तरह की परक्विस्टीज होती हैं जो पूरी तरह से टैक्सेबल होती हैं। ठीक है, और जो कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को मिलती हैं, और पूरी तरह से जो हमारी टैक्स फ्री होती हैं। तो उस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द टैक्सेबल एंड द नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस, दीज आर द
any type of allowances which are paid to the employees in terms of money and apart from the salary. जो एक एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा दिए जाते हैं वही हमारे अलाउंसेस होते हैं। तो इसमें हमारे 3 तरह के अलाउंसेस होते हैं। जो एक होते हैं जो हमारी फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, और कुछ अलाउंसेस जो होते हैं जो हमारे पार्शली टैक्सेबल होते हैं, और कुछ अलाउंसेस हमारे पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। तो आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Explain the income from house property, how it is computed, along with the provisions of self-occupied and the let-out property. तो income from house property क्या होती है? तो हाउस प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा ही होगा। सबसे पहले हमें ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ती है। ग्रोस एनुअल वैल्यू में से जो हमारा उसके बाद हमें उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर वो माइनस करते हैं, तब हमारी एनुअल वैल्यू निकल के आती है। फिर एनुअल वैल्यू में से हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं। तो जो रिमेनिंग बैलेंस निकल के आता है दैट विल बी माय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं, जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में हमारी जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है वो नील हो जाएगी। और लेट आउट प्रॉपर्टी में मैंने आपको बता ही दिया है, सबसे पहले हम ग्रोस एनुअल वैल्यू लेते हैं, उसमें के बाद हम उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस करते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है दैट विल बी माय एनुअल वैल्यू। और देन उसके बाद हम उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का माइनस करेंगे, और देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। जो बैलेंस निकल के आएगा दैट विल बी माय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड द व्हाट आइटम्स आर अलाउड एंड व्हाट आइटम्स आर डिसअलाउड। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन आपको पता ही होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बिजनेस any person can do the business, but for a profession you must have the professional degree like the CA, like the lawyer, like the advocate, like the doctor. So all of these are the professional. So हम इसके इनकम जब निकालते हैं तो उसमें कुछ हमारे खर्चे ऐसे होते हैं जो अलाउड होते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे डिसअलाउड होते हैं। तो आपको ये सभी खर्चे पता होने चाहिए, तभी आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द कैपिटल गेन? Explain the methods of computing the short term and the long term capital gain. You know very well students what is the capital gain. Capital gain, it is the gain arising from the capital assets. So कैपिटल असेट्स क्या होती हैं? जैसे कि आपने एक लैंड है, लैंड को सेल कर दिया है, आपके पास फर्नीचर है, आपके पास में बिल्डिंग है, अगर आपने उसको सेल आउट करके कोई इनकम हो रही है, ठीक है, तो वो हमारी कैपिटल गेन कहलाएगी। अगर आपके पास शेयर्स हैं, शेयर्स को बेचने से आपको इनकम हो रही है तो वो भी मेरी कैपिटल गेन है। तो आप इसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन सी असेट्स ऐसी होती हैं जो कैपिटल असेट्स में आती हैं, और कौन सी असेट्स ऐसी हैं जो कैपिटल असेट्स में नहीं आती हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब आपने जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, जो मेरे पास असेट्स 3 इयर्स से ज्यादा के लिए है, मोर देन 36 मंथ्स, जो 3 साल से ज्यादा के लिए है वो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स कहलाती है, और जो 3 इयर्स से कम के लिए है वो मेरे लिए शॉर्ट टर्म असेट्स कहलाएगी। लेकिन अगर हम उसी में शेयर्स के केस में बात करें तो अगर वो मेरे पास 1 साल से ज्यादा के लिए है तो वो मेरी लॉन्ग टर्म कहलाएगी, और अगर वो मेरे पास 1 साल से कम के लिए है तो वो मेरी शॉर्ट टर्म कहलाएगी। तो आप इसको देख के जाइएगा शॉर्ट टर्म कैसे निकालते हैं और लॉन्ग टर्म कैसे निकालते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हमें सबसे पहले हमें सेल्स कंसिडरेशन लेना पड़ता है। सेल्स कंसिडरेशन में से उसके बाद हम 2 चीजों को माइनस करते हैं, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो सेल्स में वैल्यू में से हमें 2 चीजों को माइनस करना है, ये तो परचेज वैल्यू, परचेज कंसिडरेशन यानी कि जिसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कहते हैं, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो बैलेंस निकल के आएगा दैट विल बी माय कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म में हमें उसको इंडेक्स करना पड़ता है, तो वो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं वो आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद है एक्सप्लेन एनी 10 इनकम इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि वो हेड जो कि हमारा लास्ट यानी कि 5th हेड ऑफ इनकम है। आपको पता ही होगा इनकम टैक्स में हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। पहला हमारा हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड हेड है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड है हमारा इनकम फ्रॉम
बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ हेड है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और लास्ट हेड है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारा वो हेड ऑफ इनकम है जिसमें वो सभी इनकम्स आती हैं जो हमारे इन चारों हेड में नहीं आती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं विनिंग फ्रॉम द लॉटरी, विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेसेस, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटीज। सो all of these incomes will come under the head income from other sources। तो आप इसमें देख के जाइएगा कि कौन कौन सी इनकम हमारी ऐसी होती हैं जो अदर सोर्सेज में आएंगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, एक्सप्लेन द इंटर हेड सेट ऑफ एंड द इंटर हेड सेट ऑफ रूल्स इन डिटेल। तो आपने पढ़ा ही होगा सेट ऑफ क्या होता है। जब हमें मान लीजिए कि एक हेड में हमें इनकम हो रही होती है और एक हेड में हमें नुकसान हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, उस हेड में जिसमें हमें नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को, उस लॉस को हम अदर हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट कर लेते हैं। इसी को ही हम सेट ऑफ कहेंगे। जब किसी ईयर में हमारा कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो उसको हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर में उसको लेकर के जा सकते हैं, जिसको कि हम कैरी फॉरवर्ड कहेंगे। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमारे कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ सेट ऑफ एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, सेट ऑफ जो हम लॉस को करते हैं वो भी, उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ है उसमें, जैसे कि इंटर हेड सेट ऑफ है और इंट्रा हेड सेट ऑफ है। इंट्रा मतलब जब हम सेम हेड के लॉस को सेम हेड के इनकम से सेट ऑफ करते हैं वो हमारा इंट्रा हेड कहलाता है। और इंटर हेड क्या होता है, जब हम किसी हेड के लॉस को अदर हेड के इनकम से सेट ऑफ करते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो आप देख करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑन द प्रोविजंस ऑफ द क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम यानी कि कुछ इनकम्स हमारी ऐसी होती हैं जो हमारी ना होकर के भी हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, वो अपनी किसी भी असेट्स को, है ना, अपनी वाइफ के नाम पे या अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पे ट्रांसफर कर देता है विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, विदाउट ट्रांसफरिंग विदाउट ट्रांसफरिंग इज ओनरशिप एंड विदाउट कंसिडरेशन। तो उस इनकम से होने वाली इनकम पर जो टैक्स है वो इंडिविजुअल ही पे करेगा। तो ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो इंडिविजुअल की इनकम में जोड़ी जाएंगी। ठीक है, उनको क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब जोड़ना। ठीक है, तो कौन कौन सी इनकम है जो इंडिविजुअल की इनकम में जोड़ी जाएंगी, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द डिडक्शंस अवेलेबल टू द असेसी अंडर सेक्शन 80C टू 80U। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि ग्रोस टोटल इनकम एंड द टोटल इनकम। तो वहां पर हमने देखा था कि ग्रोस टोटल इनकम हमारी क्या होती है, जब हम 5 हेड्स की इनकम को जोड़ लेते हैं तो हमारी ग्रोस टोटल इनकम कहलाती है। और उसी 5 हेड्स की इनकम में से अगर हम डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं तो वो हमारी टोटल इनकम आती है, जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है। तो इसमें कुछ डिडक्शंस हैं, जैसे कि एटीसी में डिडक्शन है, अगर आप अपने पैसे को एलआईसी में लगाते हैं, कुछ पेंशन फंड्स में लगाते हैं, इंश्योरेंस में लगा, एलआईसी में लगाएंगे, पीपीएफ में लगाते हैं, एनएससी में लगाते हैं, तो आप एटीसी के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम अमाउंट होती है 1,50,000। एटी डबल सी होती है जो कि पेंशन फंड्स के रेस्पेक्ट में मिलती है 1,50,000 तक की। फिर उसके बाद एटीडी होती है जो मेडिकल इंश्योरेंस के रेस्पेक्ट में मिलती है। ठीक है, तो ये सभी डिडक्शंस आप देख लीजिएगा एटीसी से लेकर के एटीयू तक की। इसमें आपको केवल तीन चीजें ही याद करनी है कि डिडक्शन का सेक्शन याद करना है और वो किस रेस्पेक्ट में मिलती है, किसको मिलती है। ठीक है, और क्या मैक्सिमम अमाउंट है। तो आपको बस इन डिडक्शंस में यही लर्न करना है। उसके बाद है हाउ द टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इज कंप्यूटेड, गिव ए प्रॉपर फॉर्मेट अलोंग विद द स्लैब ऑफ इनकम। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि हमारा जो स्लैब ऑफ इनकम है वो हर साल जैसे बजट पास होता है तो हमारा स्लैब ऑफ इनकम भी रिवाइज होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे एक जो नॉर्मल पर्सन है जो कि 60 ईयर से कम का है उसके लिए टैक्स का जो स्लैब होता है वो अलग होता है। जो एक सीनियर सिटीजन होता है उसके लिए स्लैब ऑफ इनकम अलग होता है। और जो एक सुपर सीनियर सिटीजन होता है यानी कि जो 80 ईयर्स से ऊपर का है उसके लिए स्लैब ऑफ इनकम गवर्नमेंट ने अलग से डिसाइड किया है। तो हम जो टैक्स पे करते हैं वो हम उसी स्लैब ऑफ इनकम के हिसाब से टैक्स पे करते हैं। तो हमें टैक्स लायबिलिटी, एक इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम सबसे पहले हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, फिर उसमें से डिडक्शंस माइनस करते हैं तो हमारी टोटल इनकम निकल के आ जाती है। उसके बाद हम उस पर टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं कि कितना टैक्स हमारा बेटा है अकॉर्डिंग टू दिस स्लैब ऑफ इनकम। देन हम उसमें से रिबेट माइनस करते हैं,
तो हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। उसके बाद हम उसमें से एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स या TDS जो वो माइनस करने के बाद हमारी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है। तो ये फॉर्मेट आप दे करके जाना। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ठीक है, असेसमेंट बेसिकली क्या होता है, इट इज बेसिकली द कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम, कि आप अपने कंप्यूटेशन, अपनी इनकम को कंप्यूटेशन कर रहे हैं, उसको कंप्यूट कर रहे हैं और उस पर टैक्स लायबिलिटी को भी कंप्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली असेसमेंट मीन्स द कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रेगुलर असेसमेंट होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है, ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, री असेसमेंट होता है, स्क्रूटनी असेसमेंट होता है। तो ये सब इसके टाइप्स हैं। And the last question, they explain in detail tax deduction at source, advance payment of tax, filing of return and rebate under section 87A। तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स मतलब कि जब हम जो भी एम्प्लॉय जिस प्लेस पे काम कर रहा होता है, जिस जहाँ से भी उसको इनकम हो रही होती है, तो वही उसी सेम प्लेस से जब टैक्स काट लिया जाता है उसको हम TDS कहते हैं। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट द प्लेस वेयर द इनकम इज अराइजिंग, वो हमारा TDS होता है। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे सैलरी के ऊपर 10% करता है, लॉटरी इनकम पे 30% करता है, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स यानी कि अगर कोई भी पर्सन है और अगर उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 या उससे ज़्यादा हो रही है, तो वो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करने के लिए लायबल होता है। इसके लिए कुछ डेट्स होती हैं, जैसे कि 15 जून तक कितना हमें 15% तक टैक्स पे करना होता है, फिर 15 सितंबर तक हमें 45% तक टैक्स पे करना होता है, फिर हमें 15 दिसंबर तक अगेन 75% टैक्स पे करना होता है, और लास्ट हमें 15 मार्च तक हमें 100% टैक्स पे करना होता है। तो कुछ डेट्स होती हैं, क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, वो आप पढ़ के जाना। उसके बाद फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होता है, बेसिकली इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द इनकम, कि आप अपनी इनकम को डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब मेरी इनकम इतनी हुई है, और उसके ऊपर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास 26 AS होना चाहिए, और एक फॉर्म 14 होता है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप रिटर्न अपनी फाइल कर पाएंगे। उसके बाद है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या होती है, जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम होती है, तो आप इस सेक्शन में रिबेट ले सकते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर रिबेट लेने के लिए जो रूल है वो है 12,500 या फिर टोटल टैक्स विच एवर इज लेस। तो आपको उतने अमाउंट की रिबेट यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन ये मिलेगी तभी जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए को ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो ये रिबेट आप नहीं ले पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने अभी इन 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, तभी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी है जो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो अभी नहीं क्वेश्चन को पढ़ के चले जाइएगा, और डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू। एंड वन रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that I can come further new videos with you. Bye bye and take care.